हेलो दोस्तों, जय वाला जी। आज हम रीट के कुछ विज्ञान पोर्शन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें विज्ञान यानी वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब है कि ग्रहण करना, ज्ञान यानी कि ज्ञान को। कहने का मतलब है कि प्रकृति में उपस्थित ज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से अर्जित करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान मुख्यतः 3 भाग होते हैं: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। हम आज बात करेंगे जो है जीव विज्ञान। सबसे पहले जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? जीवों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनके जनक कौन है भाई? अरस्तु। और इनके नाम देने वाले कौन है? लेमार्क व ट्रेविरेंस। लेमार्क व ट्रेविरेंस। आगे हम बात करें कि जीव विज्ञान जो, अब हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को बाद में 3 बांट देते हैं। एक तो पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। पादप विज्ञान के जनक की मैं बात करूं तो कौन होता है भाई? थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। और इनके कौन? ल्यूहेन वॉक। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले अब किसकी? कोशिका की। तो कोशिका को शरीर की क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर है जो कोशिका से मिलकर बना होता है। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कार्य शरीर में संपन्न होता है वो ये कोशिका में संपन्न होता है, इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसके बाद में इसे आनुवंशिक इकाई और कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब लक्षण हैं संतति से पैतृक में जाते हैं तो वो भी एक कोशिका के द्वारा ही जाते हैं, इसलिए इन्हें आनुवंशिक इकाई कहते हैं। मूलभूत इकाई तो कहते ही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसका अध्ययन किस में करते हैं। तो इसका अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वो है साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। अब हम आगे जब बात करें तो इनका सिद्धांत की बात करते हैं। उससे पहले खोज किसने की थी कोशिका की? तो रॉबर्ट हुक ने। सबको पता है जैसा कि, लेकिन इन्होंने खोज की थी मृत कोशिका, और वो कोशिका कौन सी थी? कॉर्क। और जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक, जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे, वही जीवित कोशिका की खोज की थी। अब मैं आगे बात करूं तो कोशिका का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत देने वाले 2 आदमी थे, एक तो स्लाइडन और एक कौन? स्वान। 1839 में बात करते हैं, ये 1838 में बात करते हैं। 1838 में बात करने वाले वैज्ञानिक जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे, और ये बात करने वाले ब्रिटेन के जंतु वैज्ञानिक थे। ब्रिटेन के जंतु वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिकों ने बताया कि पौधे हैं जो कोशिका तथा कोशिका उत्पादों के बने होते हैं, सेल एंड सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं। इन्होंने बताया था कि जीव के कोशिका के बाहर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें कौन सी झिल्ली कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। ये बता सके, लेकिन ये नहीं बता सके ये दोनों ही कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये बात बताने वाले सबसे पहले थे रुडोल्फ विर्चोव। ये थे 1855 के अंदर इन्होंने बात की थी। तो अब सिद्धांत में 2 बातें निकल कर आती हैं फाइनली रूप से। पहली जो इन दोनों ने बताई थी कि किसी नई कोशिका निर्माण नहीं बता के किसी जीव का निर्माण है वो कोशिका और कोशिका उत्पाद का होता है, सेल एंड सेल प्रोडक्ट। और दूसरी बात जो इन्होंने बताई थी कि नई कोशिका का निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे बड़ी कोशिका है जो कौन सी हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। तो क्या है भाई? सबसे बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका की मैं बात करूं सबसे, तो कौन सी हो गई? माइकोप्लाज्मा। ये क्या है भाई? छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की मैं बात करूं तो वो कौन सी है भाई? तंत्रिका। मानव के अंदर तंत्रिका, लेकिन पूछ लिया जाए कि पादपों के अंदर सबसे लंबी है वो कौन सी है? रेमी तंतु। लगभग 55 सेंटीमीटर इसका माप होता है, और तंत्रिका का लगभग 90 सेंटीमीटर माप होता है। कोशिकाओं का अध्ययन करने की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रारूपिक पादप कोशिका कौन सी ली थी अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से? तो प्याज के
छिलके की कोशिका ली थी। और प्रारूपिक जंतु कोशिका कौन सी ली थी, तो मनुष्य के गाल की कोशिका इन्होंने प्रारूपिक ली। प्रारूपिक का मतलब क्या है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करने के लिए जिस कोशिका को उन्होंने लिया था वो कोशिका। अब हम बात करते हैं कि कोशिका में मुख्यतः दो चीज होती है, एक तो होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा चीज होता है केंद्र। अब कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, और केंद्रक जो कि बीच में उपस्थित होता है। कोशिका को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कोशिका में सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं भाई, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका में सबसे जो बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये चयनात्मक पारगम्य होती हैं। चयनात्मक पारगम्य का क्या मतलब है कि चयन करके ये पदार्थों या पानी या जो भी खाद्य भोजन है उसको अंदर भेजती है, सारों को अंदर नहीं जाने देती है। और ये बनी किसकी होती है, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं तो एक इसका सिद्धांत आता है कोशिका झिल्ली का, तरल मोज़ेक सिद्धांत। ये ध्यान में रखना है, तरल मोज़ेक सिद्धांत दिया था किसने, सिंगर तथा निकोलसन ने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताए थे कि कोशिका झिल्ली है जो दो प्रकार के तो प्रोटीन की बनी होती हैं प्लस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं कोशिका झिल्ली। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पादप कोशिका में जो सबसे बाहर की ओर परत होती है वो क्या से होती है भाई, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में जो सबसे बाहर की ओर परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्यतः क्या होती है भाई, कठोर होती हैं। किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। और इनका कार्य क्या है कि कोशिका की बाहरी आघातों से क्या करना है भाई, बाहरी आघातों से क्या करना है, सुरक्षा करना है। इसके बाद में मैं बात करूं कि कवकों की बाहरी भित्ति है वो भी कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की मैं बात करूं तो किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन। सीधा पूछ सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखने वाली बात है ये। और इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि कोशिका में उपस्थित अंगक हैं उनमें झिल्लियों की संख्या या के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झिल्ली रहित जो कोशिका अंगक हैं उनमें नंबर 1 कौन सा है भाई, तारककाय। नंबर 1 कौन सा, तारककाय। नंबर 2 कौन सा, राइबोसोम। और नंबर 3 कौन सा, केंद्रिका। और 3 कौन सा, केंद्रिका। अब मैं बात करता हूँ एकल झिल्ली युक्त। एकल झिल्ली युक्त ध्यान में रखना है, रिक्तिका, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बाद में मैं बात करता हूँ तो कौन, गोल्जी काय। और इसके बाद में मैं बात करता हूँ तो कौन, लाइसोसोम। अब मैं बात करता हूँ दोहरी झिल्ली युक्त कौन सी कोशिकाएं, तो आपको ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन सी हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट। और कौन सी हैं भाई, केंद्रक। अब मैं बात करता हूँ 3 झिल्ली युक्त कोशिका कौन सी है, तो ट्रांसोसोम जो कि पक्षियों की उड़न पेशियों में पाई जाती हैं। ये झिल्लियों के आधार पर इनका वर्गीकरण हो गया। जीवों, अब हम बात करेंगे कि जीवों के अध्ययन के लिए इन्हें विभिन्न संगठन स्तर पर बांटते हैं। तो मैं पहली बात करूं संगठन स्तर पर कितने भागों में बांटते हैं, 2 में, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। इधर हम लक्षणों की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान में रखना ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षणों की बात करें, सबसे पहले हम उदाहरण देख लें कि प्रोकैरियोट के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। और शेष पादप और जंतु हैं, शेष पादप और जंतु हैं जो किस में आ जाएंगे दोस्तों, यूकैरियोट में आ जाएंगे। उसके बाद में मैं बात करता हूँ इनके अर्थ की बात करूं, इनके बाद में बात करता हूँ इनका अर्थ क्या है। अर्थ का मतलब, प्रो का मतलब है कि अल्प विकसित, प्रो का मतलब क्या है, अल्प विकसित। कैरियोन का मतलब है केंद्रक, यानी अल्प विकसित केंद्रक हैं जो कौन सा होता है, प्रोकैरियोट। यू का मतलब है सुविकसित, सुविकसित। कैरियोन का मतलब क्या है,
केंद्रक, यानी सुविकसित में केंद्रक की बात करूँ तो वो कौन से आते हैं, यूकेरियोट। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों केंद्रक की बात करें तो इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक उपस्थित होता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हम अभी बात कर रहे थे वो इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और इनमें क्या होते हैं दोस्तों, उपस्थित होते हैं। अब मैं बात करता हूँ गुणसूत्र लक्षण कैसे होते हैं दोस्तों इनके। तो गुणसूत्र लक्षण की मैं बात करूँ तो इसमें केवल क्या पाया जाता है, डीएनए, और इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों, डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन। आगे मैं बात करूँ तो देखो कि राइबोसोम कैसा पाया जाता है इनके अंदर। तो राइबोसोम इनके अंदर होता है 70S, इनके अंदर होता है 70S और 80S। ये एस क्या है दोस्तों, इन्हें स्वेडबर्ग या तलछट में बैठने की दर भी कहते हैं। इसका मतलब स्वेडबर्ग या तलछट में बैठने की दर। अगली हम बात करते हैं कि श्वसन संबंधी संरचना कौन सी इसमें। तो इसमें कौन सी आ गई दोस्तों, मीजोसोम है। इसके अंदर दोस्तों कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करता हूँ। अगली हम दोस्तों बात करूँ तो प्रकाश संश्लेषी संरचना की मैं बात करता हूँ। तो प्रकाश संश्लेषी संरचना दोस्तों इसमें कौन सी हो गई, क्रोमेटोफोर हो गई, और इसमें दोस्तों कौन सी हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गई। इसमें कौन सी हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गई। आगे मैं बात करता हूँ इसमें विभाजन की दोस्तों बात करूँ तो इसमें कौन सा विभाजन होगा, असूत्री विभाजन होगा, और इसमें कौन सा विभाजन हो जाएगा दोस्तों, तीनों प्रकार के विभाजन होंगे। इसमें मैं जीव द्रव्य की बात करूं दोस्तों तो जीव द्रव्य इनमें क्या होता है, अविभेदित होता है, और इनमें क्या होता है दोस्तों, विभेदित होता है। ये सारणी से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं जनन की बात करूं तो इनमें दोस्तों कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन की जगह इनमें एक और घटना पाई जाती है जिसे कहते हैं लैंगिक पुनर्योजन, और इनमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करें सबसे पहले तो जीव के आधार पर मैं बात करता हूँ कोशिका में बांटने की। तो हम कहेंगे पादप और जंतु में फर्क क्या क्या है, वही दोस्तों सेम इस प्रकार की सारणी से अध्ययन करेंगे। इधर लक्षण, इधर पादप और इधर जंतु में कौन कौन से लक्षण भिन्न पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करता हूँ सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अभी हमने बात की थी कोशिका भित्ति ओनली फॉर किस में पाई जाती है, पादपों में। तो पादपों में उपस्थित, और जंतुओं में दोस्तों क्या होगी, अनुपस्थित। दूसरा लक्षण आता है दोस्तों रिक्तिका। तो रिक्तिका की मैं जब बात करूं तो रिक्तिका इसमें क्या होती है, बड़ी, और इसमें क्या होती है, छोटी। इसका मतलब इसमें जंतु और इधर पादप, वही सेम ही बात है। तो रिक्तिका इसमें बड़ी और इसमें छोटी हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों केंद्रक की स्थिति। केंद्रक की स्थिति इसमें कैसी होती है, एक तरफ केंद्र को उपस्थित होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं साइंस की भाषा में तो परिधीय, और इनमें बीचों बीच उपस्थित होता है। अगली दोस्तों में बात करता हूं तो कौन आता है, गोल्जिकाई। और गोल्जिकाई की जब बात करें तो इधर क्या होते हैं भाई दोस्तों, बिखरे हुए होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, गोल्जिकाई को डिक्टियोसोम। और इधर है जो व्यवस्थित गोल्जिकाई उपस्थित होते हैं, और व्यवस्थित गोल्जिकाई को या फिर हम कहते हैं पास पास उपस्थित होते हैं, इनको कहते हैं संग्रहित गोल्जिकाय, संग्रहित गोल्जिकाय। अगली बात जब दोस्तों हम करते हैं तो मैं कहता हूं तारककाय। तारककाय, तारककाय इधर दोस्तों अनुपस्थित होता है, या फिर मैं बात करूं तो निम्न पादपों में उपस्थित हो सकता है। इधर मैं बात करूं तो तारककाय वो उपस्थित होता है। अब मैं विभाजन की बात करूं दोस्तों तो इधर विभाजन होता है पादपों में कोशिका पट्टी, कोशिका पट्टी। ये विभाजन कौन सा है, ये विभाजन कौन सा है, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है, कोशिका पट्टी निर्माण से। और इधर मैं बात करूं विभाजन की तो इधर विभाजन की बात करूं तो कौन सा आ जाता है दोस्तों, खांच निर्माण विधि द्वारा, खांच निर्माण विधि द्वारा। ये विभाजन की बात हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट जो दोस्तों चीज बीच में आती है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी सेल है, मानवीय शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी दोस्तों, अंडाणु। और मानवीय शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी दोस्तों, शुक्राणु। कोई मेरे भाई मेरी तरह कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अभी बड़ी कोशिका की पिछले बात अलग की थी, अभी अलग, वो बात नहीं है। मैं मानवीय संरचना की सबसे या मानवीय जीव की बात करूं तो अंडाणु, और सबसे छोटी शुक्राणु।
ये थी दोस्तों बात कोशिका के आधार पर। अब हम देखते हैं कि जीव द्रव्य यानी कि ये कोशिका में जो समस्त अंदर जो मैटर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका के अंदर समस्त चीजें होती हैं, चाहे केंद्रक बोल दो, कोशिका अंगक बोल दो, केंद्रक के अंदर का जो भी मटेरियल है वो बोल दो, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य की जब मैं बात करूं तो जीव द्रव्य के अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो दोस्तों कौन सी, कोशिका द्रव्य, और दूसरी कौन सी दोस्तों, केंद्रक। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में दोस्तों साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी सीधा साइटोप्लाज्म ही लिख दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। जीव द्रव्य को दोस्तों कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये कभी कभी ये भी लिख दिया जाता है, ध्यान में रखना है। तो साइटोप्लाज्म कंफ्यूज नहीं होना, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो की चीजें हैं वो ओनली फॉर क्या है, कोशिकांग, और उसके अंदर क्या आता है, केंद्रक अलग होता है। अब मैं बात करता हूँ कि जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की दोस्तों सबसे पहले हम छोटी सी बात खोज पूछते नहीं, हालांकि तो भी ध्यान में रखना है। कोर्टी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, और नाम दिया था पुरकिंजे ने, नाम दिया था पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, खोज कोर्टी ने की थी। इसके बाद में भौतिक जीवन का आधार होता है जीव द्रव्य, ये बात किसने बताई थी कि जीव द्रव्य को बोलते हैं भौतिक जीवन का आधार, ये बात एक्सले साहब ने बताई थी। अब देखो इनमें और क्या क्या होता है, विभिन्न उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं, विभिन्न उपापचय क्रियाएं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं, यानी कि जो उपापचय से संबंधित होती हैं, और विभिन्न गतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है दोस्तों, गतियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, साइक्लोसिस कहते हैं। विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती है, और ब्राउनी गति भी पाई जाती है, और टिंडल प्रभाव भी पाया जाता है। ये दोस्तों फिजिक्स की चीजें हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। श्यानता ये द्रव्य का गुण है, ये भी इनमें पाया जाता है। अगला एक आता है कोलाइडल प्रभाव, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगली दोस्तों हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य। अब जीव द्रव्य की हम बात करें, उसके बाद में मैं कहूँगा कौन सी, केंद्रक, उसके बाद में क्या कहूँगा, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज की बात कर लें दोस्तों सबसे पहले हम, तो केंद्रक की खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 के अंदर केंद्रक की क्या कर दी थी, खोज की थी। और किस में की थी दोस्तों, आर्किड पादपों की जड़ों में, आर्किड पादपों की जड़ों में इन्होंने केंद्र की खोज की थी। दोस्तों केंद्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं, कोशिका का सीपीयू भी कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, कोशिका का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, और इसे कोशिका नियंत्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका का, संपूर्ण कोशिका को चलाने का कार्य करता है, नियंत्रण यानी कंट्रोल का काम करता है। आगे जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक कोशिका में लगभग एक केंद्रक तो पाया जाता ही है। अपवाद स्वरूप हम बात करते हैं तो आरबीसी नाम सुने ही आपने, रेड ब्लड सेल, जो कि रक्त में पाया जाता है ह्यूमन में, और चालनी नलिका, ये हैं जो हम बात करेंगे पादपों में पाई जाती हैं। इन दोनों में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, यह केंद्र की है। जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, छोटा कोशिकांग कौन सा है दोस्तों, केंद्रक है, छोटा कोशिकांग केंद्रक हैं, और इसको कोशिका का नियंत्रण करने का कार्य भी कहते हैं। अब केंद्रक के अंदर दोस्तों क्या उपस्थित होता है, एक तो केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है, केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है, प्लस इसके अंदर एक छोटी केंद्रिका भी पाई जाती है। इन केंद्रिका में दोस्तों मुख्यतः इनका काम क्या है, केंद्रिका का दोस्तों मुख्यतः काम क्या है, केंद्रिका का काम यही है कि राइबोसोम, या हम बात करेंगे आगे, वो सितरेस वाली पीछे बात करके आए ना, तो वो राइबोसोम, जो राइबोसोम की उप इकाइयाँ, अब राइबोसोम की 3 उप इकाइयाँ होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो राइबोसोम की उप इकाइयों का जो निर्माण है वो कौन करती है, केंद्रिका करती है, और उप इकाइयों में भी मेन उप इकाई है आरआरएनए का निर्माण ये ज्यादा करती है, कौन, केंद्रिका। दोस्तों छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। केंद्रक का मुख्य कार्य यही है, केंद्र का मुख्य कार्य ध्यान रखना दोस्तों, एक तो डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम आता है,
और एक नियंत्रण में काम आता है। एक आगे जो हमारी बात करेंगे मुख्य घटना आएगी अनुलेखन, उसमें भी केंद्र काम करता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक और केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं उन कोशिकांगों की थोड़ी थोड़ी विस्तृत करेंगे चर्चाएं आगे। तो आपको पसंद आया होगा शायद। कल के अगले वाले वीडियो में फिर इसकी कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करना, हो सके किसी के काम आए तो इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना। कोई ये इश्यू नहीं है कि हमें से थोड़ा, भाई कोई तो होता है कि यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमाते, वो वाली बात नहीं है। लेकिन हम तो ऐसे सोचते हैं कि भी हम भी पढ़ें, दूसरों को भी कुछ होश इतनी ज्ञान दें, कहीं काम आए। तो आप जुड़े रहिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि क्या अगले वाला वीडियो भी आपके पास आ सके यदि आपको अच्छा लगे। थैंक्स दोस्तों।